नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। जनता मांगे जवाब में आज बात विदेश में बयान की और देश में मचे सियासी घमासान की, राहुल गांधी के विदेशी भ्रमण की और मोदी सरकार पर उनके तीखे हमलों की। बात पीएम मोदी को लेकर राहुल की हुंकार की और बीजेपी के पलटवार की। जी हां, राहुल गांधी ने एक बार फिर विदेशी जमीन से पीएम मोदी पर अटैक किया है। राहुल की नज़र में मोदी फेल हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि कुछ लोगों को भ्रम है कि उन्हें भगवान से भी ज़्यादा पता है, वे भगवान को भी समझा सकते हैं। दरअसल राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं और राहुल गांधी एक बार फिर मोदी सरकार के खिलाफ विदेश की धरती से तीखे हमले कर रहे हैं। विदेशी धरती पर राहुल गांधी के भाषण मोदी से ही शुरू हो रहे हैं और मोदी पर ही खत्म हो रहे हैं। इससे पहले भी 5 मार्च को राहुल गांधी ने विदेशी धरती से पीएम मोदी और आरएसएस पर हमला बोला था। राहुल गांधी ने ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कहा था कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। यहाँ राहुल ने पेगासस जासूसी कांड, फोन टेपिंग, कश्मीर, पुलवामा अटैक की चर्चा के साथ ही चीन को शांति पसंद देश बता दिया था, जिसको लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी को संसद से सड़क तक घेरते हुए देश के अपमान का आरोप लगाया था। भाजपा ने कहा था कि राहुल विदेशी धरती से देश के लिए आग उगलते हैं। अब एक बार फिर राहुल विदेशी धरती पर हैं। वे 4 जून तक अमेरिका दौरे पर रहेंगे, लेकिन पहले ही दिन अमेरिका में राहुल गांधी ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री को निशाने पर लिया है। अब देखना होगा कि आगे आगे क्या होता है। लेकिन राहुल के भाषण के बाद भाजपा के नेता लगातार राहुल गांधी पर हमलावर हैं। जनता आगे जवाब में आरोप प्रत्यारोप की इसी सियासत पर करेंगे चर्चा। विदेश में बयान, देश में मचा घमासान। आज दुनिया के बड़े नेता कह रहे हैं कि मोदी जी दुनिया के लोकप्रिय नेता हैं, भारत में उनको भविष्य दिख रहा है। तो फिर ऐसे में राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं उनको कैसा देखा जाए। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस। इटली के प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बताते हैं, तो वहीं किसी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन उनके पैर छूकर कर रहे हैं। तो दुनिया के सबसे ताकतवर देश के नेता मोदी के आगे नतमस्तक हैं। ऐसे में राहुल गांधी विदेशों में जाकर जो भाषण दे रहे हैं वो कहाँ तक ठीक है। जी हाँ, ये हम नहीं बल्कि भाजपा के नेता कह रहे हैं। बहरहाल राहुल गांधी ने जिस तरह से विदेश की धरती से पीएम मोदी को एक बार फिर घेरा है, उससे एक बार फिर देश का सियासी माहौल गर्मा गया है। दरअसल राहुल गांधी 4 जून तक अमेरिका के टूर पर हैं। इस दौरान राहुल ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में पीएम मोदी पर एक बार फिर निशाना साधा है। भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर डायरेक्ट अटैक किया है। राहुल गांधी ने कहा कि कुछ लोग सोचते हैं उन्हें भगवान से भी ज़्यादा पता है। हमारे प्रधानमंत्री ऐसे ही एक उदाहरण है। यदि पीएम मोदी को भगवान के सामने बैठा दें तो वो उन्हें भी समझा देंगे कि ब्रह्मांड में क्या चल रहा है। राहुल ने आगे कहा कि वे विज्ञान से लेकर इतिहास, युद्ध से लेकर सेना तक सब पर वे बात करते हैं। सबको लगता है कि ये सब वास्तविक है, लेकिन ये सिर्फ दिखावा होता है। राहुल गांधी ने कहा कि देश की एजेंसी पर बीजेपी और आरएसएस का कंट्रोल है। इन एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। बीजेपी और आरएसएस देश के लिए खतरा है, क्योंकि नफरत, गुस्सा, द्वेष ये सब बीजेपी का नजरिया है। इसके साथ ही राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करने के साथ ही नए संसद भवन पर भी टिप्पणी की और कहा कि सब देश के बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटकाने की राजनीति की जा रही है। तो वहीं राहुल के बयानों से भाजपा भड़की हुई है। भाजपा नेताओं का कहना है कि राहुल की हर विदेश यात्रा में भारत का अपमान किया जाता है। वे विदेश में जाकर देश पर सवाल खड़े करते हैं, देश की साख को बट्टा लगा रहे हैं। अब देश की तरक्की कर रहा है, देश का मान सम्मान बढ़ रहा है, तो कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा है। अब आरोप प्रत्यारोप जो भी हो, ये कितना सही है और कितना गलत, जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। विदेश में बयान, देश में घमासान, लेकिन उसके पहले राहुल गांधी को सुनते हैं और उनके क्या आरोप थे और उस पर भाजपा ने क्या पलटवार किया, ये भी देख लेते हैं। Not to be under the impression that you know everything, that the world is too big, too complicated
for any one person to think that he understands everything and he knows everything. And so really that is the disease that Sam sort of outlined. That is the disease, that we have a group of people in India who are absolutely convinced that they know everything. In fact, I think they think maybe they know even more than God. They could sit down with God and have a conversation and explain to him, about what is going on. And of course, our Prime Minister is one such specimen. I think if you sat Modi ji down next to God, Modi ji would start explaining to God how the universe works. Yes, and God would get confused that what have I created? So these are funny things, but really this is what is going on. We have a group of people, who understand everything. They can speak to scientists and explain science to them. They can, speak to historians and explain history to them. They can explain, warfare to the army, flying to the Air Force, whatever they want they can, And at the heart of it is mediocrity. That they actually don't understand anything. राहुल गांधी जी की हर विदेश यात्रा भारत का अपमान करने में कहीं पीछे नहीं रहती, और इस बार की प्रायोजित ये विदेश यात्रा भी उसी दिशा में है जहां वो अपमान तो प्रधानमंत्री मोदी जी का करना चाहते हैं, लेकिन अंत में देश का अपमान करने से नहीं हटते। पूर्व में भी आप देखें, वो भारत को एक राष्ट्र ही नहीं मानते, वो तो राज्यों का संघ कहते हैं, और भारत के बढ़ते कदमों पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। आखिरकार राहुल गांधी जी विदेश में जाकर क्या पाना चाहते हैं? इस प्रायोजित कार्यक्रम के अंतर्गत वो क्या प्राप्त करने गए हैं? क्या देश के ऊपर कीचड़ उछालना ही उनका एक काम रह गया? तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता गौरव मिश्रा जी हैं, कांग्रेस नेता ब्रिजभूषण नाथ जी हैं, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता रमाकांत पटेल जी हैं, टीएमसी नेता फरीद खान जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र के गुप्ता जी हैं हमारे साथ। आप सभी का इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। ब्रिजभूषण जी, सबसे पहले सवाल यही है कि आखिर उनको जो कहना है देश में कहें। अगर वहां जाके कह रहे हैं तो निश्चित तौर पे हमारे प्रधानमंत्री जी का कहीं ना कहीं अपमान हो रहा, और जो प्रधानमंत्री संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं उनका अपमान हो रहा, तो देश में कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लग रहा है। त्रिपाठी जी, राहुल गांधी जी इस देश के कांग्रेस में और हमारे सबसे बड़े नेता हैं जी। इस भारत के संविधान पे विश्वास करते हैं और अहिंसा के रास्ते पे चलने में और महात्मा गांधी के कदमों पे उनके विचारों से प्रेरित होकर लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब उनको ऐसा लगता है कि भारत का जो प्रधानमंत्री है भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान पे कब्जा करके, लोकतंत्र पे कब्जा करके, और उनकी बात या आम जनता की बात अगर संसद नहीं सुनेगी, न्यायालय नहीं सुनेगा, पुलिस नहीं सुनेगी, तो आदमी कहाँ जाएगा? आज तो राहुल गांधी जी ने स्टार्ट किया। राहुल गांधी जी वहाँ गए हैं, विदेश में जाकर, विदेश में जो भारत से पढ़ने बच्चे गए हैं उनके सवालों का जवाब दे रहे थे। और निश्चित तौर पे आज भारतीय जनता पार्टी को इतना बुरा लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बुरा लग रहा है और नरेंद्र मोदी जी को बुरा लग रहा है, तो यही बात उनको पुरानी याद करनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी को भारत में रहने में और भारत के लोगों को ये कहते थे कि भारत के लोगों को रहने में सबसे ज़्यादा शर्म महसूस होती है, और 2014 के बाद लोगों को गर्व महसूस हुआ है। तो वो उस टाइम पे विदेश में दक्षिण कोरिया में अपमान प्रधानमंत्री ने भारत की जनता का नहीं किया था, तब आपके कहाँ जमीर चला गया था। आज आप ये देखिए कि भारत के पहलवान लोग सड़कों पर न्याय मांग रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह पे केस एफआईआर दर्ज कराने के लिए। सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान लेकर एक सांसद पे एफआईआर दर्ज करने के लिए नोटिस जारी करना पड़ता है। ये तो पहलवान है जिन्होंने हमारे देश के लिए स्वर्ण पदक लेके आए, हमारे देश का नाम रोशन किया। अगर उनकी ये हालत है तो इस देश में 150 करोड़ 125 करोड़ लगभग 125 करोड़ लोग की हालत ये है कि अगर किसी बच्ची के साथ बलात्कार हो जाएगा तो वो न्यायालय में, पुलिस थाने में एफआईआर रिपोर्ट लिखाने जा भी नहीं पाएंगे। ये भारत में देखने को मिल रहा है। उनको जूते तले रोंदा जा रहा है, उनको शांति से आंदोलन नहीं करने दिया जा रहा। विदेश में जाके बोलेंगे राहुल गांधी जी। आप ये देखिए विदेश में तो नरेंद्र मोदी जी जाके बोल के आएंगे, उसमें क्या हो गया? अगर
राहुल गांधी जी विदेश में भारतीयों के सामने अपनी बात रख रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं कि सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। और हर विपक्ष को अब अगर भारत में नहीं सुनते तो हर विदेश में जाकर, जगह जगह जाकर और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और विदेशियों को बताना चाहिए कि हमारे भारत में लोकतंत्र खत्म हो चुका है और हमारे वहां पे कोई जगह नहीं बची है। और जो भारत के लोग को गर्व है, विदेशों को, भारत का छात्र जब वहां पढ़ने गया हुआ है तो उन्हें भी शर्म आती होगी कि भारत में हम लोग कैसे वापस जाएं। इतने छात्र लोग बाहर पढ़ने गए, आज वो लोग भी आने में डरते होंगे कि भारत में अगर हमारे घर में डकैती पड़ गई, हमारे बच्चे को किडनैप कर लिया गया, हमारे बच्चे के साथ यौन शोषण हुआ, तो हम इस भारत में न्याय मांगने किसके पास जाएंगे, कहां जाएंगे। अगर गलती से भारतीय जनता पार्टी कोई नेता हुआ, सांसद हुआ, विधायक हुआ, तो साहब भारत में न्याय की बात करना तो फिर भूल ही जाइए। चलिए, तो विदेश में भारतीय मूल के लोगों से बात कहेंगे तो यहाँ लोकतंत्र आ जाएगा क्या? खैर, बीजेपी नेता हमारे साथ हैं गौरव मिश्रा जी। गौरव जी, मेरी आवाज आ रही? पाटिल जी, आपकी आवाज आ रही है। सभी को नमस्कार। जी नमस्कार। गौरव जी, जैसा कि अभी बृजभूषण जी ने भी कहा है, हालांकि मैंने भी सुना है कि कभी मोदी जी ने भी विदेश की धरती में जाकर के ये कहा था, हालांकि उन्होंने ये सफाई दी कि मैं भारतीय मूल के जो लोग हैं उनके सामने ये कहा था कि 2014 के पहले यहाँ शर्म महसूस होती थी हिंदुस्तान में रहने में, 2014 के बाद गर्व महसूस करते हैं लोग रहने में, ये उन्होंने भी कहा था। और अगर भारतीय मूल के लोगों के साथ बैठ करके वो विपक्ष में हैं, निश्चित तौर पे सत्ता पक्ष में वो आरोप लगाएंगे। तो अगर ये आरोप लगा रहे हैं तो इसमें देश का अपमान कहां से हो गया? कहां से देश के लिए उन्होंने तो प्रधानमंत्री जी के लिए बोला है या मोदी जी के लिए बोला है, देश के लिए कहां बोला है? देखिए त्रिपाठी जी, 2014 के पहले क्या स्थिति होती थी, भारतीयों की विदेशियों के नजर में क्या सम्मान था। डॉग्स एंड इंडियंस आर कम इन द सेम क्यू, ऐसा बोला जाता था। कुत्ते और भारतीय एक लाइन में खड़े हो जाए, ये अंग्रेजों की मानसिकता थी और उसी मानसिकता से कांग्रेस पार्टी ने इस देश को शासन किया जी। और आज भी आप देखिए, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और एक स्वतंत्र राष्ट्र है और बहुत दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत संचालित करता है। और बार बार भारत के संप्रभुता को चुनौती देना विदेश की धरती पर जाके, चाहे वो सिंगापुर हो, जर्मनी हो, इंग्लैंड हो या फिर अमेरिका हो, ये एक प्रकार का नेक्सस है और एक प्रकार का भारत के खिलाफ षड्यंत्र है। और उस षड्यंत्र का नेतृत्व राहुल गांधी जैसा व्यक्ति कर रहा है, जो सजा याफ्ता है, जो बार बार जमानत पे छूटा हुआ है। सजा याफ्ता कैसे कह सकते हैं आप? जमानत ली है उन्होंने, उनको विदेश जाने की अनुमति आपके विदेश मंत्रालय ने दी है। भाई उनकी संसद की सदस्यता चल गई उनके इसी अनर्गल बयानों के चलते। सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उन्होंने लिखित माफी मांगी है। तो कम से कम एक ऐसा व्यक्ति जो मानसिक संतुलन बार बार अपना खो देता हो और उसको इतना तवज्जो देना, और पूरा विदेशी एक पूरा नेक्सस भारत को जो बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता, जो 7.2% का जीडीपी ग्रोथ रेट भारत का आया है, जो ये बार बार भविष्यवाणी कर रहा है कि भारत की जो इकोनॉमी है वो 4 ट्रिलियन पार कर जाएगी, 2024 में जर्मनी को पीछे छोड़ देगी, उससे ये बेचैन है। भारत की विकास गाथा जो है उससे ये खलबलाए हुए हैं। उनको लग रहा है कि उनके लिए भारत में जमीन नहीं मिल पा रही है, तो वो भारत को नहीं, भारतीय जनता पार्टी या मोदी को नहीं गाली दे रहे हैं, वो भारत की जनता का अपमान कर रहे हैं। भारत की 140 करोड़ जनता का अपमान कर रहे हैं विदेश की भूमि पर जाकर के। और बार बार ये इसका कंपैरिजन वो मोदी जी के लिए बोल रहे हैं, मोदी जी के लिए बोल रहे हैं कि वो भगवान को भी समझा सकते हैं, वो साइंटिस्ट को भी समझा सकते हैं, वो सेना के जो अधिकारी उनको भी समझा सकते हैं। इसमें भारत की रहने वाली जनता का अपमान कहाँ किया उन्होंने? देखिए, 140 करोड़ का प्रतिनिधित्व भारत के प्रधानमंत्री करते हैं जी। मनमोहन सिंह जी का अपमान जब अमेरिका की धरती पर हुआ था जी, तो यही प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत पुरजोर तरीके से उसकी खिलाफत की थी और उसका विरोध किया था। लेकिन जब भारत का ही व्यक्ति विदेश की धरती पर जाकर के भारत के ही प्रधानमंत्री का अपमान करे, तो वो किसी एक व्यक्ति का अपमान नहीं होता है, पूरे देश का अपमान होता है। और इस देश के अपमान करने का अपराध बार बार राहुल गांधी करते हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत के लोकतंत्र में उनका विश्वास ही नहीं है। भारत के लोकतंत्र में उनका विश्वास नहीं है इसलिए कि उनको गोल्डन स्पून, जन्मजात सत्ता मिली है। अन्यथा जो उनकी योग्यता है, जो उनकी काबिलियत है, जरा आप कल्पना करिए कि भारत के 140 करोड़ लोगों में वो अपना क्या स्थान बना पाती। सिर्फ एक परिवार में जन्म लेने के कारण हम उनके ऊपर बहस कर रहे हैं, अन्यथा इसके अलावा उनकी कोई योग्यता नहीं है त्रिपाठी जी।
और ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और इस देश का युवा समझ चुका है, वो मानने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं है इस तरह के लोग देश का नेतृत्व करेंगे और उन पर हम बहस करें। ये भी समय को जाया करने जैसी बात है, लेकिन हाँ, देश को सच्चाई, देश के सामने सच्चाई आनी चाहिए। अगर गौरव जी, अगर योग्यता नहीं होती तो 2004, 2009, 2014, 2018, 2019 इसमें जनता उनको सांसद बना के क्यों भेजती, उनको क्यों जिताती? जनता तो बहुत से हार्डकोर अपराधियों को भी सांसद बना करके संसद में अपराधी पहुंचे हैं इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से। और ये किसकी देन है? उसी कांग्रेसी इकोसिस्टम की देन है। भ्रष्टाचारी पहुंचे उसी कांग्रेसी इकोसिस्टम की देन है। तो राहुल गांधी क्यों यहाँ से वायनाड चले गए? क्यों वायनाड चले गए? देश में कहीं से भी लड़ सकते हैं वो, और नहीं, बिल्कुल लड़ सकते हैं। तो उनको ये एक्सक्यूज नहीं दिया जा सकता। आखिर जहां से उनको सिक्योर्ड, जातिवादी, सांप्रदायिक तुष्टिकरण के आधार पर जहां से उनको सुरक्षित दिखाई देगा, वहां से वो चुनाव लड़ेंगे। और जहां परंपरागत उनका खानदान चुनाव लड़ता रहा है, वहां के लोगों ने नकार दिया उनको। तो ये तो जनता देख ही रही है कि क्या उनका परफॉर्मेंस है। गुजरात से आके मोदी जी बनारस में चुनाव लड़ सकते हैं, तो वो क्यों नहीं जा सकते हैं? इस भय से चुनाव नहीं लड़ा था मोदी जी ने कि वो गुजरात का चुनाव हार जाएंगे और बनारस का चुनाव जीत जाएंगे। वो बड़ौदा का भी चुनाव जीते और बनारस का भी चुनाव जीते, लेकिन उनको भी लड़ना चाहिए था, उनको भी जीत के दिखाना चाहिए था। लेकिन वो तो भाग गए मैदान छोड़ करके और विदेश की धरती पर जा करके जीत का डंका। मैदान छोड़ के नहीं भागे, मैदान में डटे रहे हैं। हार गए ये अलग बात है, वो उसको छोड़ना ही कहेंगे। यदि जिसकी परंपरागत सीट जहां पर जिले का मुख्यालय तक न बना हो, इतने बार सांसद रहने के बावजूद वहां पर विकास का कोई कार्य न हुआ हो, तो उनको तो जनता ने भगाया ना। जनता ने भेजा दक्षिण की तरफ उनको। कहते हैं हमारी तरफ एक कहावत है कि दक्षिण लग जाना, तो उनको दक्षिण लगा दिया और दक्षिण में जाकर के वो अपना काम कर रहे हैं और विदेश की धरती पर जाकर के भारत को बदनाम करने का और नफरत फैलाने का दुकान खोल के बैठे हुए। चलिए गौरव जी, निश्चित आपकी बात आ गई है। अब ये कांग्रेस और आपकी बात हो रही है, हम ये देखते हैं कि दूसरे दलों के लोग क्या कहते हैं इस मुद्दे पे। टीएमसी नेता हमारे साथ फरीद खान जी हैं। फरीद जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी फरीद जी, इसमें जैसे भारतीय जनता पार्टी तो कह रहे हैं विदेश में उन्होंने जिस तरह से बयान दिया है पूरे देश की जनता का अपमान हो रहा। आपने ब्रजभूषण नाथ जी को सुन ही लिया है कि मोदी जी ने कहा तब इस पे आरोप नहीं लगे, लेकिन अगर उन्होंने कहा यहाँ लोकतंत्र खत्म हो गया है, पहलवानों की बात कही उन्होंने और कई तरह की बातें कही, एजेंसीज की बात कही कि वो जो भारतीय जनता पार्टी में है उसके यहाँ छापा नहीं पड़ेगा, लेकिन दूसरी पार्टी में अगर कोई है तो छापा पड़ जाएगा। इन स्थितियों में राहुल जी ने जो बयान दिया है अमेरिका में जाकर के, जो कहा है मोदी जी के बारे में, वो कितना गलत है और कितना सही है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे भाजपा मित्र बोल रहे हैं, तो इन लोगों को ये है कि कोई भी चीज को किस तरह से चिल्लाकर उसको कसूरवार बना दिया जाए, चाहे वो दोषी हो या ना हो। यही बात जब साउथ कोरिया में मोदी जी गए थे, उन्होंने ये बात कही थी कि 2014 से पहले भारत में जो लोग हुआ करते थे वो शर्म महसूस करते थे कि हम भारतीय हैं, मगर 2014 के बाद से वो गर्व महसूस करने लगे। यानी कि मुझे लगता है कि 70 साल से देश में कुछ हुआ ही नहीं था। ये चंद्रयान यहाँ पर आया, ये जो कंप्यूटराइजेशन यहाँ पर किया गया, या देश में एम्स या IIT के बड़े बड़े जो उद्योग यहाँ पर आए, उन्हें लगता था ये कभी मोदी जी से पहले आए ही नहीं। तो भाजपाइयों की बातों को देश के लोग अब सीरियस लेते नहीं, उनको मजाक के तौर पर ही रखते हैं। राहुल गांधी जी ने जहां भी बोला, क्या वो हमारे लोग फरीद जी, गौरव जी ये कह रहे हैं कि भारत के नहीं, उन्होंने ये कहा है कि विदेश में जो भारतीय रह रहे हैं उनको कुत्तों के बराबर समझा जाता था, अब वो गर्व महसूस करते हैं, अब उनकी अलग लाइन हो गई है, पहले 2 लाइन जुड़ती थी। ये तो देखिए उनकी भाषा का एक फर्क है, सम्मान जिनका पहले भी था और आज भी है। अगर ऐसा है तो आज भी अगर वो वहां जाके बातें कहते हैं या अपनी बातें कह के आते हैं तो उसको बुराई क्या है? मोदी जी भी यहाँ भी जाते हैं, अपने लोगों की बात करते हैं, और मोदी तो हमारे ही भारतीय मूल के लोग हैं। इसमें तकलीफ क्या है? तकलीफ तो इस चीज की है कि मोदी जी जो बोले या भाजपाई जो लोग बोले वो सही है, बाकी कोई दूसरा भी बोले वो गलत है। और गलत तो गलत, उसको ये कहीं FIR करके, कहीं CBI भेज के, कहीं ED भेज के उसको बता देना काम करे। आज आप देख लीजिए भाजपा में आज तक भाजपा में जितने भी लोग हैं, क्या किसी में CBI या ED नहीं है? मगर आज तक न किसी पे FIR हुआ है, न आज तक कोई अरेस्ट हुआ। मगर कोई दूसरी पार्टी में चला जाए तो FIR भी होगा, वो अरेस्ट भी होगा।
आप ब्रिजभूषण जी को ले लीजिए, FIR हो गया है, हमारे नेशनल महीने भर में बैठे हुए हैं, मगर आज तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ। मगर किसी दूसरे लोग को अगर किसी पूछताछ के लिए बुलाते हैं, गवाह के तौर पर भी बुलाते हैं, उससे बोलते हैं कि हम उसकी बात से संतुष्ट नहीं है, उसको ही अरेस्ट कर लेते हैं। दरअसल देश में लोकतंत्र नहीं चल रहा है, देश में तानाशाही चल रही है, और हमारे भाजपाई मित्र लोग, भाजपाई दोस्त लोग यही चाहते हैं कि सामने वाला कुछ नहीं करे। राहुल जी जब पार्लियामेंट में बोलना चाहते हैं तो उनको स्पीकर को ऑफ कर दिया जाता है। राहुल जी जब कहीं बाहर बोलने जाते हैं तो उनको FIR करके उनकी सदस्यता को खत्म कर दिया जाता है। तो इंसान जाए तो चाहे पा। इसीलिए देश ने ये मन बना दिया है कि आने वाले 2024 में भाजपा को किसी भी हाल में लाना नहीं है। ये देश के लोग मन बना चुके हैं इसी वजह से। आज यहाँ मणिपुर चल रहा है, ये व्यक्ति में सारे किनारे लोग बैठे, मणिपुर में इतने लोगों की जान चली गई। ये बात करते हैं डबल इंजन सरकार की। तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या मणिपुर में डबल इंजन सरकार नहीं है? आज मणिपुर में इतने लोग मर गए हैं, इतने लोगों की लाशें तो पड़ी हुई है, उससे किसी को कुछ कहना नहीं है। सारी की सारी बातें अपोजिशन में छोड़ दी जाती। तो मतलब फरीद जी, आपका कहना यह है कि राहुल जी जो विदेशों में जिस तरह से बयान दे रहे हैं वो सही है? बयान के अपने लोगों के बीच में जाके बातें कर रहे हैं, और ये मोदी जी ने हमको सिखाया। जो काम मोदी जी करें और अगर कोई दूसरा कर गया तो गुनाह काम। शुरुआत तो देने की मोदी जी ने की है, बाहर में जाके अपने लोगों को भेज के अपने नारे लगवाना। अगर कोई दूसरा कर रहा है तो बुराई कहाँ जी? अगर कुछ अलग हट के करें, कम से कम राहुल जी रेडियो में तो मन की बात नहीं कर रहे हैं। अपने विदेशी मूल के लोग हैं, हमारे ही लोग हैं, उनके बीच जाके बात कर रहे हैं, तो बुराई क्या है? कम से कम सवाल करेंगे, कोई जवाब पूछेगा तो जवाब भी दिया जाएगा। यहाँ तो वन साइड नहीं है कि मन की बात हो रही है और कोई सवाल जवाब नहीं है। जी चलिए, बहुत अच्छी बात है। रमाकांत पटेल जी हैं, आप नेता हैं। रमाकांत जी, अब आपका क्या? TMC तो कह रहे नहीं राहुल जी ठीक है, बुराई नहीं है। कांग्रेस को तो कहना ही था, बीजेपी को जो कहना है वो तो आपको पहले से ही पता था। लेकिन यहाँ आपका क्या स्टैंड है? क्या विदेश में इस तरह से बयान देना उचित है या नहीं? देखिए त्रिपाठी जी, देश के अंदर तो बोलने नहीं दिया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। इसलिए विदेश में बोलते हैं। विदेश में आदमी बोल रहा है जी, फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है या जो भी है। देखिए देश के अंदर क्या माहौल है, तानाशाही चल रही है जी। आवाज़ संसद में निकालने नहीं दिया जाता है। जैसा अभी हमारे TMC के प्रवक्ता जी ने बताया, फरीद खान जी ने, कि माइक बंद कर दिया जाता है, यहाँ पे केस लगा दिए जाते हैं, जेल में डाल दिया जाता है, सज़ा सुनवा दी जाती है। तो ये बोलना तो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी के गौरव मिश्रा जी ये बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद ऐसा हो गया, वैसा हो गया, विदेश में इज्जत बढ़ गई, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, खूब विकास हो गया। मैं इनको ये कहना चाहता हूँ, जरा आंखें खोलिए। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, 2 दिन ही हुए हैं। मध्य प्रदेश के अंदर महाकाल की नगरी में जरा सी हवा चलने पे करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार सामने आ गए। जरा सी हवा चलने पे इतनी सारी मूर्तियां टूट गई, किसी मूर्ति में दरार आ गई, किसी का कलर उड़ गया। ये भ्रष्टाचार वाली सरकार है और भ्रष्टाचार छिपाने के लिए लोगों की आवाज़ दबाने का काम करती है। अभी इनके विकास की बात मैं सुन रहा था, इनको एक चीज़ कहना चाहता हूं मैं मिश्रा जी को कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। ये इनके विकास की बातें यही हैं कि जो विपक्ष कहे वो नहीं सुनना है, जो मोदी जी कहें वही सही, न खाता न बही। तो इसको देश में कहना चाहिए ना, विदेश में क्यों कह रहे हैं राहुल जी? तो देखिए वो तो राहुल जी से पूछने की बात है कि राहुल जी ने ऐसा नहीं, हम आपकी राय जानना चाह रहे हैं कि कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए उनको विदेश में, देश में कहना चाहिए। मैं राहुल जी का पूरा बयान सुन नहीं पाया था। नहीं, मैं फिर से बता देता हूं। कहिए। हाँ। तो उन्होंने कहा कि वहां पूरी तरह से लोकतंत्र समाप्त हो चुका है देश में। मोदी जी की इस तरह से हिटलरशाही है, तानाशाही है कि वो भगवान अगर सामने आ जाएं तो भगवान को भी समझा देंगे कि ब्रह्मांड क्या है। सेना का कोई चीफ होगा उसको समझा देंगे सेना के बारे में, माने वो सर्वज्ञाता हैं। ये इस तरह उन्होंने कहा। तो हमारे देश के ये प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के बारे में अगर दूसरे देश में जाकर के भारतीय मूल के लोगों को ही कह रहे हो, क्या ये उचित है? हम आपका स्टैंड जानना चाहते हैं, आपकी पार्टी का। दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज अभी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। जब ये प्रधानमंत्री नहीं थे तब भी विदेश में जाकर के ऐसी ही बातें करते थे। इनको तो शर्मिंदगी महसूस होती थी भारतीय होने पे।
यहाँ भारत में पैदा होने पे शर्मिंदगी महसूस होती थी। तो खैर ये अलग बात है, लेकिन उनको भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये लाइनें जो है ना, ये कल्चर ये भारतीय जनता पार्टी ने ही शुरू किया है। तो मेरे को लगता है इसमें भारतीय जनता पार्टी को बुरा नहीं मानना चाहिए। चलिए, हमारे साथ राजेंद्र गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विशेष टिप्पणी के लिए हम चलते हैं उनके पास। राजेंद्र जी, जो भी चल रहा है इससे सियासत में तो माहौल गर्म हो गया है। इसके पहले भी मार्च में भी हुआ था, आपको ध्यान हो, खूब उठापटक हुई थी, खूब बयानबाजियां हुई थी। एक बार फिर से उन्होंने यही कहा। इस बार तो जब पहले सदस्यता नहीं की, इस बार उनकी सदस्यता भी चली गई है। और उन्होंने ये भी कहा है कि हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा मानहानि के प्रकरण चल रहे हैं तो हमारे ऊपर चल रहे हैं। सबसे बड़ी सजा मानहानि को लेकर मिली है तो मुझे मिली है, यानी 2 साल, अधिकतम होती 2 साल मिली, सदस्यता समाप्त हो गई। इन सब बातों के बाद क्या यहाँ जो राजनीति चल रही है और जो विदेश में राहुल जी प्रधानमंत्री जी के बारे में बोल रहे हैं, जिस पे भारतीय जनता पार्टी आपत्ति कर रही है, वो सही है? राजेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। ये देखिए जी आप जी, अब आ रही। हाँ जी, सबसे पहले तो आपको इस विषय पर चर्चा करने के लिए धन्यवाद, साधुवाद, बधाई। जी, आप ये देखिए कि टीआरपी का खेल सिर्फ न्यूज चैनल पर नहीं है, राजनीति में उससे कई गुना ज्यादा है। जी, ऐसा नहीं है कि जो पद पर रहते हैं वो प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो या कोई भी हो, वो अगर विदेश जाते हैं तो निश्चित रूप से अपनी सरकार के पक्ष में और अपने पक्ष में बोलते हैं। और विपक्ष का व्यक्ति जब विदेश जाता है या कहीं भी जाता है, देश में भी जाता है, तो वो अपना पक्ष रखता है और वहां पर उनको विषय दिया जाता है या प्रश्न किया जाता है, उसका जवाब देना होता है। अगर हम सही गलत पे बात करें तो उन्होंने जो बात कही है, आप ये देखिए भारत के विकास की बात या जो मोदी जी को लेकर उन्होंने टिप्पणी की, अगर हम माननीय मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो हमारे भी प्रधानमंत्री है, उनकी बात करें तो मन की बात में शायद ही ऐसा कोई विषय होता है जिस पर मोदी जी ने अपना तरफ से लोगों को कैसे सुधार हो, कैसे क्या हो, कैसे करना चाहिए, छात्रों को या वैज्ञानिकों को या अफसरों को कैसे करना चाहिए। अफसरों की मीटिंग में भी उनको बताया जाता है कि आप ऐसे करें या ऐसे सुधार करें, आईएएस आईपीएस को भी बताया जाता है। तो आप, मुझे तो ये कहना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को या देश को इस बयान को पॉजिटिव लेना चाहिए कि राहुल जी ने ये कहा है कि मोदी जी को सबका ज्ञान है, वो सबकी समस्याओं के बारे में या सबके बारे में बता सकते हैं। तो इसमें गलत तो बोला नहीं, ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि उन्होंने ये कहा हो कि मोदी जी गलत करते हैं। मोदी जी उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा है। देखिए, आप लहजा आप अपने हिसाब से मान लीजिए, लहजा तो फिर लहजे का तो कोई आप व्याख्या या आप टिप्पणी, आप जैसे आपको मैं बोल दूं कि आपने उनका लहजा पढ़ लिया, तो ज्ञान होना और ज्ञानी बताना बुरी बात नहीं है। दूसरी बात, राजनीति में टीआरपी का खेल होता है साहब, और बहुत बड़ा खेल होता है कि आज आप ये देखिए, राहुल जी ने विदेश में कहा, हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, और राजनीति में यही होता है कि कोई बात, वो अभी राहुल जी तारीफ करेंगे सरकार की तो उसको भी किसी और तरीके से लिया जाएगा, अगर बुराई कर दी तो उस तरीके से। मोदी जी विदेश जा रहे हैं तो वो वीडियो आते हैं सामने, पुराने प्रधानमंत्री विदेश जाते थे तो वैसे ही भारत के वीडियो सामने आते थे। तो सवाल ये उठता है कि क्या इन बातों को निष्पक्ष रूप से लेना चाहिए या सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से। यहाँ जो बातें होती है या जो बातें बोली जाती है राजनीतिक दल के द्वारा, वो राजनीतिक दृष्टिकोण से बोली जाती है, उसको निष्पक्ष भाव से लिया जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं राजनीतिक दल के लोगों को भी हर चीज को एक देश के हिसाब से, समाज के हिसाब से और लोगों में क्या संदेश जा रहा है उस हिसाब से लेना चाहिए। राजनीति में नेता जो बोलते हैं, देश में बोले या विदेश में बोले, उनका काम होता है कि देश की जनता को प्रभावित करना और वोट हासिल करना। और ऐसा नहीं है कि वो सत्ता पक्ष के लोग नहीं करते हैं या विपक्ष के लोग नहीं करते हैं। तो सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि राहुल जी ने विदेश में जो बोला है वो उसके मायने क्या है, उससे देश का अपमान कैसे होता है जी। अब देश हमारा, आप ये सोचिए कि जब आजाद हुए थे, बैलगाड़ी से लेकर हम हवाई जहाज, रॉकेट, पहला परमाणु परीक्षण, मोबाइल, हम जिस पे बैठ के चर्चा कर रहे हैं, इंटरनेट, ये किसकी देन है, कब आया ये?
ये मेरे को ऐसा, मेरा जो ज्ञान बोलता है वो शायद 2014 के पहले आया है। तो विकास, अब मोदी जी आए, निश्चित रूप से उन्होंने विकास किया। आज देश में आप देखिए सड़कें एक से एक बढ़ गई हैं, अच्छे विकास हो रहे हैं, उद्योग और तरक्की कर रहे हैं। अडानी साहब ने बड़े बड़े पोर्ट बना दिए हैं, बड़े बड़े विदेशों से वहां सामग्री आ रही है, तो विकास हो रहा है। और निश्चित रूप से आगे किसी की सरकार आएगी तो वो इससे ज्यादा विकास करेगी। ऐसा नहीं कि इससे ज्यादा वापस बैलगाड़ी पे चले जाएंगे हम। तो कहीं ना कहीं विकास एक सतत प्रक्रिया है, और जिसकी भी सरकार रही, जिसकी भी सरकार आएगी, जिसकी भी सरकार है, उन्होंने विकास भी किया है। और राजनीतिक दृष्टिकोण से राजनेताओं की बयानबाजी होती है, इसमें देश के नाम पर हर चीज को देश से गद्दारी से या देशभक्ति से या धार्मिक भावना से जोड़ना मेरे हिसाब से तो अनुचित होगा। कहीं ना कहीं साफ मन से, साफ दिमाग से हमको बात करनी चाहिए। अगर वहां राहुल जी से किसने क्या सवाल किया, उन्होंने क्या बोला, इस पे बात करनी चाहिए। देश में अगर हम मानहानि के केस की बात करते हैं तो आप ये देखिए, राहुल जी ने जो बोला, जिस बात को लेकर उनको सजा हुई है, उससे घटिया और उससे नीचतम बयान नेताओं ने दिए हैं। और क्या क्या बयान दिए ये सब जानते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ बैठे मेरे वरिष्ठ जन जो राजनीतिक दल के सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, वो भी उन बयानों से वाकिफ होंगे कि किस किस तरह के बयान होते थे। कहीं ना कहीं अगर हम ये भी बात करें, फिर ये भी बोलना चाहिए, क्या देश का अपमान इसमें नहीं है कि देश से जब हम बोलते थे जो राजनेता सत्ता में, वो किस किस तरह से भ्रष्टाचार पर, महंगाई पर, काले धन पर क्या बोलते थे। वो वीडियो क्या विदेश नहीं जाते, या देश के वीडियो विदेश नहीं जाते? निश्चित रूप से देश के वीडियो विदेश जाते हैं। इंटरनेट एक ऐसी चीज हो गई, हम जो चर्चा कर रहे हैं निश्चित रूप से वो कई देशों में देखी जा रही होगी, या कई देश में इसका वीडियो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दल को एक मानसिकता बनाकर बात नहीं करना चाहिए। और मेरे हिसाब से तो हर राजनीतिक दल का अपना अधिकार है, उनको अपनी राजनीति चमकाने के लिए उनको जो बोलना है वो बोलेंगे और अपनी राजनीति चमकाएंगे। बट देश के लिए, देश के हित के लिए जो बातें होती है उस पर बात कोई भी निष्पक्ष नहीं बोलता है। दूसरे के पाप बताकर अपने पाप को ढांकने की कोशिश की जाती है। जी राजन जी बिल्कुल सही कहा। गौरव जी, ये नई बात आ गई है, राजन जी ने कहा। गौरव जी, मेरी आवाज आ रही? जी कि भाई उसमें राहुल जी ने बुराई कहाँ की? वो तो तारीफ कर रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी सर्वज्ञाता हैं, भगवान को भी समझा सकते हैं, इतना ज्ञान है उनको। सेना की बात कर लें, डॉक्टर की बात कर लें, किसी भी क्षेत्र की बात कर लें, तो हमारे प्रधानमंत्री जी को सब कुछ आता है। इसमें तो तारीफ ही हुई, जैसा कि अभी राजन जी ने कहा। देखिए, आलू से सोना पैदा करना भी राहुल गांधी को आता है। और जिस देखिए, वो फेक वीडियो थे जिसमें आलू डालो सोना वाला बात कर रहे हैं आप। देश के प्रधानमंत्री को जब व्यंग बोलेंगे, कटाक्ष बोलेंगे, प्रधानमंत्री को बोलेंगे चौकीदार चोर है, और फिर जाकर के सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगेंगे, लिखित माफी मांगेंगे, तो आप ये समझ सकते हैं कि उस किस मनोदशा में गुजर रहे हैं। उनके पास न विचार है, न मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर वो बहस कर सके और उन मुद्दों के प्रश्नों के उत्तर दे सके। तो वो व्यक्तिगत हो जाते हैं, और व्यक्तिगत होने पर उनके अंदर इतनी नफरत और ईर्ष्या भरी हुई है प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ। और वो नफरत और ईर्ष्या सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ नहीं है, देश के गरीबों के खिलाफ है, मजलूमों के खिलाफ है, दलितों, आदिवासियों के खिलाफ है, जो समय समय पर परिलक्षित होती है, उनके मुखारबिंद से बाहर आती है। और उसी मानसिकता से ग्रसित है देश के कमजोर वर्ग से आया हुआ एक व्यक्ति। चाय बेचने वाले बैकग्राउंड का एक व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री कैसे बन गया, वो गले से आज तक वो उतर नहीं पाया, वो हड्डी अटकी हुई है उनके गले में। इसीलिए अनर्गल प्रलाप जो है, विदेशों की धरती पर जब जाते हैं तो विदेश की धरती पर वो इसी तरह के बयान देते हैं। तो राहुल गांधी से हम इससे ज्यादा की अपेक्षा नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इन बयानों के पीछे जो एक षड्यंत्र है, जो एक बड़ा खेल है भारत को बांटने का, भारत को तोड़ने का, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की 60-70 वर्ष की राजनीति, विखंडन की राजनीति रही है इस देश में, और उसका प्रतिनिधित्व आज की डेट में राहुल गांधी करते हैं। और उनके पीछे एक बड़ा नेक्सस है जो विदेश की धरती में भी बैठा है और इस देश के अंदर भी बैठा है, और उसी को एकजुट करने की बात करते हैं। और बार बार कहते हैं कि यूरोप को हमला करना चाहिए भारत के ऊपर, अमेरिका को हस्तक्षेप करना चाहिए भारत के लोकतंत्र के ऊपर। आप बताइए, भारत आज 670 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहा है, निर्यात कर रहा है, सबसे सर्वाधिक फॉरेन रिजर्व है भारत के पास अब तक के रिकॉर्ड में, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है वहां, जहां 10 से ऊपर का रिसेशन यूरोप और अमेरिका में जा रहा है। जर्मनी में रिसेशन आ गया है। आप बताइए, इतने कठिन समय में जब 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जाता है,
10 लाख करोड़ से ऊपर के पूंजीगत निवेश किए जाते हैं, ये 100 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट चलता है इस देश के अंदर, ये सब गले नहीं उतर रहा है कांग्रेस पार्टी की। अरे ये देश आगे कैसे बढ़ रहा है? क्योंकि भ्रष्टाचार का महासागर कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है, और जितने पार्टनरशिप भ्रष्टाचार में उनके कार्यकर्ताओं, मंत्रियों और सभी लोगों के रहे हैं, वो बेचैन है कैसे ये चीजें। चलिए गौरव जी, बात बिल्कुल सही है, आपने बढ़िया धारा प्रवाह है उनका, मोदी जी का बखान किया। लेकिन जो बृजभूषण नाथ जी ने एक सवाल उठाया था, वो ये उठाया था बृजभूषण सिंह को लेकर के। नाथ जी ने सवाल उठाया बृजभूषण शरण सिंह को लेकर के। कोई दूसरा व्यक्ति होता, क्या वो भाजपा के सांसद हैं, वो आपके उत्तर प्रदेश में कई सीटों का गणित बिगाड़ देंगे? इस कारण उनको नहीं। आज की डेट में अब ये आ रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि भैया वो जो नाबालिग लड़की थी वो बालिग हो गई, उसके फादर बोल रहे हैं कि नहीं बालिग है, नाबालिग है, और चाचा को खड़ा कर दिया जा रहा है कि नहीं हमारी भतीजी नाबालिग है। ये सब क्या चल रहा है? एफआईआर दर्ज होने के बाद भी एक भी बार पुलिस स्टेशन में बुला के उनकी पूछताछ नहीं हुई। तो ये सब लोकतंत्र में सही हो रहा है? और जो हमारे पूरे देश का नाम रोशन कर रहे थे वो पहलवान। नहीं त्रिपाठी जी, देखिए सबसे पहले तो हम आपको इसका उत्तर देंगे कि भारतीय जनता पार्टी किसी एक व्यक्ति पर आधारित पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक विचार है जी, और वो विचार के आधार पर चलती है। आपने पहले भी देखा होगा, चाहे उमा भारती भारतीय जनता पार्टी से अलग गई हो या फिर कल्याण सिंह जी अलग गए हो, तो किसी के मोहताज कभी ये पार्टी नहीं रही है। ये कहना सरासर गलत है कि बृजभूषण शरण सिंह के वोट बैंक के कारण भारतीय जनता पार्टी कहीं मनोवैज्ञानिक दबाव में है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये पूरी तरह से एक अपराध के आरोप का मामला है, और टेक्निकली जो संस्थाएं हैं, जो जांच एजेंसी है, वो इसका अवलोकन कर रही है, इसका जांच कर रही है। और कहीं ना कहीं इसमें कहीं षड्यंत्र, या ये कह सकते हैं कि जब तक सामरक तथ्य नहीं मिल जाते हैं, जब तक क्रेडिबल एविडेंस नहीं मिलते हैं, तब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। लेकिन मैं इस बात को बहुत विश्वास के साथ कहता हूं कि यदि बृजभूषण शरण सिंह इन्वॉल्व होंगे किसी भी प्रकार के अपराध में, और जांच में अगर ये आएगा, तो भारतीय जनता पार्टी चिमटे से भी उनको बचाने का प्रयास नहीं करेगी। ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं। जो अपराध करेगा वो जेल में जाएगा, चाहे वो भ्रष्टाचार का अपराध हो या किसी भी प्रकार का अपराध हो। ये आरोप लगाना बिल्कुल गलत है। और आप एक बात देखिए कि किसी के ऊपर आरोप लगा देने मात्र से क्या उसका कन्विक्शन कर दिया जाए? उसकी तो एक संवैधानिक प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है, उसका पालन करना पड़ता है। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष वितंडा खड़ा करता है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए इसका उत्तर ठीक नहीं है, वो संविधान के खिलाफ है। गौरव जी, बृजभूषण जी आपको उत्तर देंगे। बृजभूषण जी, गौरव जी से एक सवाल है छोटा सा। ये जो आपके मोबाइल पे या मेरे मोबाइल पे गूगल, ये नागपुर का है कि विदेश का है? कल उसका जवाब दे, फिर मैं चालू होता हूँ। क्या गूगल? जो गूगल है मोबाइल पे, जिससे हम लोग पूरी जानकारी एकत्रित करते हैं, ये नागपुर में इसका कार्यालय है कि विदेश में है? जो सांस लेते हैं आप, वो भी विदेशों से भी आती है और देश के अंदर से भी मैं आती आपसे है। सीधी बात कर रहा हूँ साहब। हम तो अयम निजा परो। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जहाँ पे आप लोग सब गूगल से सर्च करते हैं पूरी जानकारियाँ, आपका पूरा नेटवर्क जो है, मेरी बात सुन लीजिए गौरव जी, गौरव जी मेरी बात सुन लीजिए, आज गौरव जी मेरी बात सुन लीजिए। अब भारत का उत्पाद जा रहा है मिडिल ईस्ट, राहुल गांधी, गौरव जी आपकी बात उन्होंने बड़े ध्यान से सुनी, आप भी सुन लीजिए। जहां आप राहुल गांधी जी के बारे में बात कर रहे थे और 140 करोड़ का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री जी करते हैं, तो 140 करोड़ में जिस व्यक्ति का जवाब दे रहे थे, जो बच्चे विदेश पढ़ने गए वो भी भारत के मूल निवासी थे, उन्हीं की बात का जवाब दे रहे थे। और आप लोग की दशा मालूम कैसी? आपकी दशा ऐसी है कि अगर भगवान राम भी आके ये बोले कि नरेंद्र मोदी जी आप गलत कर रहे हो, तो आप लोग भगवान राम को भी बोलोगे कि भगवान राम गलत है और विपक्ष से मिले हुए हैं। आपका तरीका वैसा है। आप मेरी सुन लीजिए, अब हमने बहुत सुन लिया आपकी बातें। आपने 140 करोड़ लोगों का बोला, मेरी सुन लीजिए, 140 करोड़ का, जहां दक्षिण में गए वो भी 140 करोड़ की जनता में है। राहुल गांधी जी अगर है और मतदाता हैं तो वो भी 140 करोड़ की जनता में शामिल है। और 140 करोड़ की आपको इतनी तकलीफ हो रही है, तो आपके पास संविधान है, कानून है। आप इस प्रकार के जितने विपक्ष के नेता हैं और जितने विपक्ष के कार्यकर्ता हैं, उनका पासपोर्ट रद्द करा दीजिए और उनको जेल में डाल दीजिए। कानून आपके हाथ में है ना। आप गौरव जी सुन लीजिए, गौरव जी सुन लीजिए। भारत के पहलवानों को आप जूते से कुचलवा सकते हैं, तो कानून आपके पास है। भारत का व्यक्ति आप लोग की दृष्टि में, बृजभूषण शरण सिंह आपके दृष्टि में संत बना हुआ आज की तारीख में,
और जो पहलवान है जिसने गौरव हमारे देश का नाम रोशन किया, वो लोग कलंक साबित हो रहे हैं। ये क्या करवा क्या रहो? आपको ये समझना चाहिए भारत के जनता में, इस भारतीय में, कि कोई भी माता पिता अपने बच्चों को आज के बाद ना खेलने भेजेंगे और ना अच्छा पढ़ने भेजेंगे, क्योंकि मालूम है कि कहाँ कौन सा बलात्कारी मिल जाए, कहाँ कौन सा यौन शोषण करने वाला मिल जाए। हम न्यायालय कहाँ मांगेंगे? न्याय किससे मांगेंगे? अगर आज की तारीख में पहलवान की जगह आम आदमी की, जो आप 80 करोड़ लोग की बात कर रहे हो ना, 80 करोड़ जिसको भोजन खिला रहे हो आप लोग, उनके साथ तो घर में घुस के बलात्कार कर लोगे तो बेचारे थाने में रिपोर्ट लगाने भी नहीं जाएंगे वो लोग। आप उसी जनता की बात कर रहे हो। वो तो पहलवान है, समझदार है, पढ़े लिखे हैं, नरेंद्र मोदी से कहीं ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं जो विदेश में नाम रोशन कर रहे हैं। उसके बाद भी उनकी ये दशा। और क्या विदेश वाले ये नहीं देख रहे कि भारत के पहलवानों का अपमान, भारत के संविधान के गलत तरीके से शोषण करके, और यहाँ पे अन्याय हो रहा है भारत के लोगों के साथ। तो ये क्या विदेश में जो वीडियो की बात कर रहे थे आप भी, कि ये वीडियो विदेश नहीं जा रहा क्या? हम जो गूगल में सर्च कर रहे हैं, वीडियो बना के भेजते हैं, वो विदेश नहीं जा रहा क्या? आप उसको भी रोकिए ना, आप गूगल बंद करा दीजिए कि साहब ये गूगल तो पूरे विदेश में जा रहे हैं और पूरे विदेश के लोग बदनाम कर रहे हैं हमारे लोग को। एक व्यक्ति ने नरेंद्र मोदी जी की तारीफ कर दी कि ब्रह्म ज्ञान है नरेंद्र मोदी जी को, आप इतने तिल मिला गए साहब। अब वो तारीफ कर रहे हैं तो बुरा लग रहे हैं, भारत में रह के बोलते तो बुरे लगते हैं। आपको डर इस बात का है कि आखिर लोकतंत्र, महात्मा गांधी के नक्शे कदम पे चलने के लिए कुछ लोग जो तैयार हैं, आप उनको कुचलना चाहते हैं। या हमारे पड़ोस में आप पार्टी के नेताजी बैठे हुए हैं, आप पार्टी की जो सच की आवाज़ उठा रहा, आप उसको सीधे जेल में डाल रहे हो। किसान आंदोलन में भी आपने देख लिया ना, 107 किसान को जो ने सच की आवाज़ उठाई, आज तक तिहाड़ जेल में बंद रखा है आपने। किस न्यायालय की बात कर रहे हैं? किस कानून की बात कर रहे हैं? कानून, सुप्रीम कोर्ट को यह बोलना पड़ रहा है इस भारत में कि ये सांसद के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। क्या आपके पुलिस, दिल्ली पुलिस का इंतजार करवाने के लिए ब्रजभूषण शरण सिंह बोल रहे हैं, क्या दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली थी? एक पीड़िता जो बोल रहे हैं, और किसको, आपको लगता नहीं है कि भारत में महिलाएं शर्मिली होती हैं? क्या वो झूठ बोल रहे हैं कि मेरे साथ यौन शोषण हुआ है, जिसने भारत का नाम रोशन किया हो? आप बोल रहे हो कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अरे यहाँ दूध ही दूध पूरा तुमने काला कर दिया है। और ब्रजभूषण शरण सिंह कब तक कानून बचाएगा? ऐसा समय आप ना लाइए, अराजकता मत फैलाइए कि देश की जनता निकाल के आदमी को मारने लगे। चलिए, बात आ गई। फरीद जी, एक बार फिर हम गौरव जी के पास जाएंगे सुनने का, आपका क्या आरोप है? बिल्कुल सही है। मैं तो, हम लोग तो अपनी बात पे अड़े हुए हैं कि भाजपा लोगों को डिवाइड करना चाहती है। भाई साहब, हमारे 140 करोड़ लोगों की बातें करते हैं, जो हमारी हरियाणा की ये जो बेटियां जो हैं, जो रेसलर हैं, जो गोल्ड मेडल लेके आई है, ओलंपिक से लेके आई, कहाँ से लेकर आई, आज वो बैठी हुई है। हमारे देश में मेरी माएँ बहनें खुद इतनी शर्म से दबी रहती कि बहुत सी बातें नहीं उठाती है। आज इन बेटियों ने इतनी हिम्मत करके आवाज उठाई, आके जनता दल पर बैठे हुए हैं, और हमारे भाजपा के लोग, हमारे प्रधानमंत्री को ने आज तक एक बयान नहीं दिया। उन्होंने FIR कराया ब्रजभूषण जी पे। आज क्यों तुम्हारे से कह जाए? आज लड़कियां सामने आकर ये बात कह रही है, और एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये इनका दोगला रवैया शुरू से है और आगे तक रहेगा। अब ये सुधरने वाले नहीं है, और इनका अब कुछ नहीं हो सकता है। पूरा देश जान गया है। 140 करोड़ का प्रतिनिधित्व करते हैं, मगर ये पूरी झूठ बात करते हैं। आज ये बोलते हैं देश को इतना ऊपर उठा के लगेगा। तो भाई साहब, तो 80 करोड़ लोगों को ये आप जो राशन दे रहे हैं, ये गरीब कैसे हो गए? आज दुनिया में पेट्रोल का दाम घटा है, आपके यहाँ पेट्रोल का दाम बढ़ता कैसे जा रहा है? डीजल का दाम बढ़ता कैसे जा रहा है? LPG का दाम बढ़ता कैसे जा रहा है? जनता GDP और GDP नहीं समझती है। जनता भूख से मरती है, उसको 2 वक्त की रोटी चाहिए, वो कहाँ देने के लायक है? आपने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी हमेशा देंगे, तो ठीक है, अच्छा टाइम चल रहा है, दे दीजिए। आपने कहा था बुलेट ट्रेन चलाएंगे 2022 से, भैया कहाँ है? चलवा दीजिए। आपने वंदे भारत का चला दी है, तो उसी में इतरा के घूम रहे हैं, जिसका शताब्दी का उसका रेट ऐसी है, टाइमिंग ऐसी है। बस आप अपने हवाइयाँ बनाते रहिए, और कोई काम नहीं है आपके पास। जी चलिए रमाकांत जी, फिर एक बार फिर गौरव जी के पास चलते हैं। बात पहलवानों पे आ गई है। जी त्रिपाठी जी, जी मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता गौरव मिश्रा जी से कहना चाहता हूं, खूब बखान करें आप भारतीय जनता पार्टी का, खूब बखान करें आप 2014 के बाद के भारत का, खूब बखान करिए आप। लेकिन 2014 के चुनाव में क्या नारे दिए गए थे, क्या घर घर में बातें पहुंचाई गई थी, जरा उन बातों का कैसेट फिर से ऑन कर लीजिए, मैं आपको सुना देता हूं,
आप सुन लीजिए, हर साल 2 करोड़ रोजगार, नंबर 1। ये तो बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, बहुत हुआ। और क्या क्या नारे दिए थे, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, तमाम तरह के नारे दिए थे। आज ऐसा लग रहा है गजनी मोड में चली गई है केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। यहां 2018 के चुनाव में इन्होंने कहा था हर साल 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, रोजगार नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, इन्होंने ही कहा था। आप बतलाइए कि उनमें से कौन सा एक भी काम पूरा कर दिए हों? क्या किसी को मिला 2 करोड़ रोजगार देश के अंदर? जब से सरकार आई है तब से अभी तक में मिल रोजगार गया सिर्फ क्या? नौकरी नहीं होती है पाटिल जी, रोजगार हर तरह से होता है, पकौड़ा तलना भी रोजगार हाँ, होता है। तो भारतीय जनता पार्टी का रोजगार यही है। ये तो इस बात पे बड़ा गर्व और बड़ा फक्र महसूस करते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को गरीब रखे हुए हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। देश के अंदर अगर 80 करोड़ लोग गरीब हैं तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। ये नहीं कहा कि गरीब है, ये कहा 80 तो करोड़ लोगों तक कोरोना के टाइम पे राशन पहुंचाया है। भारतीय जनता पार्टी के मैं बहुत सारे प्रवक्ताओं के साथ डिबेट में बैठा हूं, कई बार ये बात आई है कि 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को खाना खिला रहे हैं। तो भाई ये इसमें अपनी छाती क्यों चौड़ी कर रहे हैं? इनको शर्म आनी चाहिए कि इनके राज में देश के अंदर इतने सारे लोग आज भी गरीब हैं। ये अलग बात है कि मात्र 0.1% लोगों के पास देश का अधिकतम पैसा है जो 80 करोड़ लोगों के पास होना चाहिए था। खैर, ये बात कर रहे हैं कानून व्यवस्था की कि हमने सुधारा है। अभी ब्रजभूषण शरण सिंह की बात आई, सबने देखा, पूरे देश ने देखा कि देश का मान बढ़ाने वाली महिला पहलवानों को कितना संघर्ष करना पड़ रहा है न्याय के लिए। इसके पहले अभी जो बीजेपी के नेताजी बोल रहे थे कि अगर आरोप सिद्ध हो जाएगा तो ऐसा होगा और वैसा होगा, मैं बतलाऊं कि चिन्मयानंद स्वामी को कितना बचाए, कुलदीप सिंह सेंगर को कितना बचाए। भाई भारतीय जनता पार्टी के लोग जेल गए भाई, कब गए? लड़की के परिवार के सारे लोगों को मारने के बाद जेल गए, जब जनता सड़कों पे उतर आई तब जेल गए। तो ऐसे न्याय ना मिलने से मिलने जैसा है। तो भारतीय जनता पार्टी को सुधार करना चाहिए। इनको जनता ने इसलिए चुन के नहीं भेजा है कि अत्याचार पे अत्याचार करे। कोई अगर आवाज उठाए तो उसको जेल में डाल दें, झूठी जांचें करवाएं, बेमतलब में अधिकारियों पे दबाव डाल करके ईडी और सीबीआई की रेड डलवाएं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी से सीबीआई ईडी ने माफी मांगी और माफी मांगने के बाद 15 दिन 10 दिन के बाद फिर से उनके यहां पर छापे डालना चालू कर दिए, उनके सहयोगियों के यहां पे छापे डालने चालू कर दिए। मतलब जो सांसद जी के पास रहेगा, आसपास 2-4 फीट में रहेगा, उनके घर पे ईडी और सीबीआई पहुंच जाएगी। उत्तर ले लेते हैं। ये व्यवस्था है भारतीय जनता पार्टी की कानून। गौरव जी, जो सारी बातें आई हैं, चाहे ब्रजभूषण जी की आई हो, फरीद जी की आई हो, रमाकांत पटेल जी की आई हो, 2 चीजों पे ज्यादा केंद्रित थी। एक तो ये था कि 80 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे हैं, तो क्या ये 80 करोड़ लोग गरीब हैं? नहीं, देखिए इस देश में गरीबी उन्मूलन, गरीबी के नाम पर 60 के दशक में भी कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती थी और आज भी वो तकिया कलाम कांग्रेस पार्टी। वो 71 में नारा दिया था इंदिरा जी ने, गरीबी हटाओ वाला नारा, वो चला गया। 67 में भी दिया था और आज भी गरीबी हटाओ के नाम पर ही ये राजनीति कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए जरा वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देखिए और यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट देखिए, किस तरीके से भारत में सर्वाधिक गरीबी उन्मूलन हुआ है। पर कैपिटा इनकम जो कभी 46,000 हुआ करती थी, आज वो 1 लाख को पार कर रही है। तो ये अपने आप में भारत की समृद्धि का सूचक है, पहचान है। नहीं, हमारा सवाल गौरव जी बड़ा सीधा था कि आपने खुद कहा कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, तो ये 80 करोड़ लोग कौन हैं? गरीब हैं, अमीर हैं, मिडिल क्लास है, कौन है? देखिए किन परिस्थितियों में दे रहे हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है और किस वर्ग को दे रहे हैं। आप देखिए कि पूरे विश्व में जहां हाहाकार मचा हुआ था, उस परिस्थिति में भारत जैसा देश, आप देखिए बगल के पड़ोसी मुल्क जहां ये जाकर के सरकार बनाने की भीख मांगा करते थे, कभी वहां ब्रेड के लिए और मैदे के लिए, आटे के लिए लोग जान ले रहे हैं एक दूसरे की, पाकिस्तान के अंदर। और वही भारत जैसा देश जो 80 करोड़ लोगों को
मुफ्त राशन देने की क्षमता रखता है। अब उसमें वो गरीब भी हो सकते हैं, मध्यम वर्गीय भी हो सकते हैं, किसान भी हो सकते हैं। किसान सम्मान निधि भी दे रहे हैं, स्वनिधि योजना के अंतर्गत कोलेटरल, बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के लोन भी दे रहे हैं। एमएसएमई के अंतर्गत हम यूनिटों को बढ़ावा भी दे रहे हैं। 100 से अधिक यूनिकॉर्न देश में बने। ये अपने आप में भारत की बढ़ती हुई ताकत इनको पचना ही हम नहीं है। उधर पूछ ही इनको नहीं समझ रहे, आ हम रहा ये है कि पूछ रहे हैं, देश आपने कितना कहा बढ़ रहा है। आपने कहा परिस्थितियों के अनुसार, माने कोरोना के टाइम पे आपने 80 करोड़ लोगों को दिया, अब नहीं दे रहे हैं, क्या अभी भी दे रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। अर्थव्यवस्था, आपको ध्यान होगा, माइनस में ग्रोथ चला गया था जी। कोरोना के दौरान जी। और पूरा इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन था वो भी नेगेटिव में चला गया था। लेकिन आज हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी बूम कर रहा है, उठ रहा है, दुनिया से निवेश आ रहा है। निश्चित रूप से जब भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो समृद्धि हर तरफ दिखाई देगी। वो किसी के द्वारा नहीं थी, प्राकृतिक आपदा थी। एक आपदा में किस तरीके से सरकार रिस्पॉन्स करती है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और देश के लोगों को बचाना, देश के लोगों को बचाना ऐसी परिस्थिति में सबसे बड़ी चुनौती होती है। उसको बखूबी हमारी सरकार ने निभाया है। यही तो वजह है नहीं, कि हमारा भारतीय जनता पार्टी को जनता गौरव जी एक सवाल है त्रिपाठी जी, गौरव जी। नहीं, अब समय समाप्त हो रहा है। एक सवाल बस, रमाकांत जी, समय है ही नहीं। अभी हम एक बार जाएंगे हम वरिष्ठ पत्रकार के पास भी। गौरव जी, हम बार बार ये पूछ रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज अभी भी दिया जा रहा है क्या? हम आपके मुंह सुनना चाह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल दिया जा रहा है। चलिए, तो मतलब 80 करोड़ लोग अभी अक्षम हैं अपने परिवार को खुद कमा करके खिलाने में, ये मानते हैं आप? बिल्कुल। चलिए, अब हमारी अर्थव्यवस्था अब ग्रोथ ले रही है। 7.2 की जीडीपी आई है। अब 2022 के तीसरे क्वार्टर में देखिए कितना नीचे चला गया था। जब हमारी अर्थव्यवस्था सुधरेगी तो निश्चित रूप से ये चीजें रुकेंगी। चलिए, अर्थव्यवस्था सुधरेगी, तब तक 2024 का चुनाव हो जाएगा, यानी 80 करोड़ लोगों को आपने खरीद लिया है एक तरह से, ऐसा विपक्ष आरोप लगा रहा है। ये काम तो विपक्ष का है। चलिए राजन जी, थोड़ा संक्षिप्त टिप्पणी इस पूरे मुद्दे पे, खासकर पहलवानों पे 80 करोड़ को लेकर के, बाकी और अलग बातों पे नहीं, इस पे हम आपकी बहुत संक्षिप्त टिप्पणी चाहेंगे। निश्चित रूप से न्याय देना। अगर एक कोई आम आदमी होता है, उस पर आरोप लगता है तो उसको उठाकर अब तक जेल में बंद कर दिया जाता है, उसको जमानत भी नहीं मिलती जी। दूसरी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने की बात है, तो मेरा ये कहना है कि मेरी रेवड़ी उपकार है और सहायता है और दूसरे का फ्री रेवड़ी है। एक ही चीज को दो तरह से नहीं देखना चाहिए। हर राजनीतिक दल को एक ही दृष्टि से देखा जाना चाहिए। दूसरा सवाल ये उठता है कि देश में महंगाई को लेकर कोई बात नहीं कर रहा। दूसरा, रेवड़ी जो उपकार 80 करोड़ को वो फ्री देने की बात कर रहे हैं जी। तो वही बात बार बार ये आती है कि अगर कहीं पर चुनाव होते हैं तो हर पार्टी किसी न किसी रूप में कोई ना कोई चीज, कोई 200 यूनिट बिजली फ्री देती है, कोई कुछ फ्री की घोषणा करती है। तो वही बात मैं बोलना चाह रहा हूं बस शॉर्ट में, कि दूसरे आप दे रहे हैं तो वो उपकार है और सहयोग है, और दूसरा जो दे रहा है तो वो रेवड़ी है। जी, चलिए, ये लगा था। गौरव जी, चूंकि समय समाप्त हो गया, आपसे क्षमा चाहूंगा, आप बाद में उत्तर देना चाह रहे हैं, लेकिन गुप्ता जी का एक तरह से कहना, जैसा उन्होंने कहा है कि आप दे रहे हो तो उपकार है, दूसरा दे रहा है तो रेवड़ी, तो ये इस तरह से अगर लगातार मुफ्त की घोषणाएं होती जाएंगी तो क्या देश अकर्मण्यता की ओर नहीं जा रहा है? हमारे देश की जनता है वो अकर्मण्य हो जाएगी कुछ दिनों बाद इस मुफ्त रेवड़ी में। तो हम किसी भी दल की बात नहीं कर रहे हैं, हम सारे दलों की बात कर रहे हैं। हम कर्नाटक चुनाव से लेकर सब जगह बात कर रहे हैं। तो ये अकर्मण्यता की ओर, आप ये देखिए, जिस काल की ये बात की जाती है कि 80 करोड़ लोगों को अनाज पहुंचाया, उस काल में घर घर पहुंच के इंजेक्शन और दवाइयों के लिए लोग कितने परेशान रहे हैं, वो भी घर घर पहुंचा दे सकते। नहीं, 80 करोड़ लोगों को अभी भी दिया जा रहा है गुप्ता जी। गुप्ता जी, 80 करोड़ लोगों को अभी भी दिया जा रहा है कोरोना काल के बाद। वही वो बोल चुका हूं पहले। आपका ये कहना कि आपदा में भी दिया था, तो आपदा में लोगों को दवाइयां और इंजेक्शन नहीं मिले। चंदे की तरह, जिस तरह से चंदा लेने घर घर गए थे, उस तरह लोगों के घर घर दवाइयां पहुंचाई जा सकती थी, इलाज दिया जा सकता था। हमारे यहाँ हमने देखा है, एक सामाजिक संस्था है जो किसी राजनीतिक दल से जुड़ी हुई है, वह 25,000 रुपए रोज लिया जा रहा था एक आम आदमी से।
तो जी। कहीं ना कहीं देखिए राजनीतिक दृष्टिकोण को छोड़ के देश के विकास के, देश के मान अपमान सम्मान की बात निर्विकार भाव से करना चाहिए, साफ मन से करना चाहिए। चलिए गुप्ता जी, अपनी राजनीति चमकाने की दृष्टि से नहीं करना समय चाहिए। हमारा समाप्त हो गया है। जी गौरव जी क्या कह रहे थे? समय है नहीं। त्रिपाठी जी देखिए, क्या नीयत होती है व्यक्ति की वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। आम आदमी पार्टी या विपक्ष वैक्सीन को लेकर के किस तरीके से वितंडा किया इन लोगों ने, और फाइजर की और तमाम दुनिया की वैक्सीन को भारत में प्रमोट करने का काम किया, और भारत के प्रधानमंत्री ने मुफ्त वैक्सीन 5 अरब से ज्यादा डोज दे करके ये बता दिया कि देश के जनता के साथ मुसीबत में वो खड़े होते हैं, जबकि ये चलिए अभी अब बहस का समय रहा सत्ता नहीं। प्राप्त करने के लिए मुफ्त रेवड़ी के वादे करते हैं और उसके बाद प्रलोभन देकर के मिश्रा जी 2 करोड़ रोजगार। चलिए सबको देते हैं। पटेल मिश्रा जी जी, आप बेरोजगार होंगे, मिश्रा जी, कांग्रेस 2 पार्टी करोड़ के लोग रोजगार। बेरोजगार होंगे, विपक्षी चलिए बेरोजगार हो जाएंगे, गौरव जनता जी, बेरोजगार गौरव जी, नहीं। समय महंगाई की मार। माफ करिएगा, समय समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ब्रजभूषण जी आपका, पटेल जी आपका, फरीद जी आपका और गुप्ता जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए, अपना मूल्य समय देने के लिए। तो आज हमने चर्चा की राहुल गांधी के द्वारा एक बार फिर विदेश में मोदी को लेकर दिए गए बयान की और उस पर भाजपा के द्वारा किए जा रहे पलटवार की। एक तरफ कांग्रेस का आरोप है कि जब देश की सारी एजेंसियों पर भाजपा और संघ का कब्जा हो गया है, साथ ही लोकतंत्र भी पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, तो फिर राहुल गांधी यदि दूसरे देशों में बसे भारतीय मूल के लोगों को ये जानकारी दे रहे हैं तो इसमें क्या गलत है। तो वहीं भाजपा का तर्क है कि विदेशों में जाकर देश के बारे में इस तरह से बोलकर राहुल गांधी समूचे देश को बदनाम कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है। खैर, इस पर निश्चित तौर पर आगे भी होती रहेगी, लेकिन देश की जनता पर इस तरह से बयानबाजी का क्या असर पड़ेगा ये तो मई 2024 में ही पता चलेगा। जनता मांगे जवाब मिलता ही। नमस्कार।